हेलो बच्चों, मैं आपका साकिब सर। ये मस्ट डू का जो हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो ये वाला चैप्टर है अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी कि किसी चीज़ के बदले हम उस कोई दूसरी चीज़ दें, वो क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। पहले ज़माने में जैसे पैसों का लेन देन नहीं होता था, क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय होती थी। जैसे कि गांव वगैरह के अंदर अगर कोई सामान लेना है तो किसान गेहूँ देते थे और बदले में उनसे कपास ले लिया, उससे सूत को कतकर, या कपड़ा ले लिया दर्जी से, या जैसे हमें कटिंग करानी है, नाई से कटिंग करानी है तो हमने गेहूं दे दिए, या फिर इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। नंबर 2, आवश्यक वस्तुओं का दोहरा संयोग। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो तो इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए कि एक तो व्यक्ति उस वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है और दूसरा उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहते हैं। मुद्रा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। यानी मैं तो किसी वस्तु को बेचना चाहता हूँ लेकिन दूसरा उसको खरीदना नहीं चाहता, तो इसलिए उसकी जगह क्या करा? मुद्रा ने काफ़ी हद तक इस संयोग को, इस समस्या को, कठिनाई को दूर कर दिया। मुद्रा के आधुनिक रूप में नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल, नेट बैंकिंग आदि आ गए हैं। मुद्रा का जो ये आधुनिक रूप है। इसके बाद है बैंकों के कार्य। अतिरिक्त जमा स्वीकार करना। बैंकों का है अतिरिक्त जमा को स्वीकार करना, यानी बैंकों में हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं। साख या उधार उपलब्ध करवाना, लोन वगैरह बैंकों में उपलब्ध करवाना। जमाओं पर ब्याज देना, यानी जो पैसा बैंकों में जमा है उस पर हमें ब्याज जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैंकों पे ब्याज, जमाओं पर ब्याज कहलाता है। इस प्रकार डी, मांग जमाओ। बैंक खाते से खाता धारक द्वारा जमा धन को मांग के जरिए निकालने को मांग जमा कहते हैं। यानी हमने जो इसको इस तस्वीर के आराम से समझेंगे। बैंकों की बढ़ती आय का क्या साधन है? जमाकर्ता। लोग इसमें पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं बैंकों में। और यहाँ पे लोग ऋण लेते हैं, कर्जदार, और फिर ऋण लौटाते हैं और ये ब्याज देते हैं। इस तरीके से बैंकों के क्या कहते हैं? आय बढ़ती है। ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। रिजर्व बैंक के कार्य। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं आप जो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुद्रा को जारी करना, ये किसका काम है? आपका ये रिजर्व बैंक का काम है। मुद्रा का जारी करना रिजर्व बैंक का काम है। फिर उसके बाद ब्याज दरें निर्धारित करना, कि बैंक कितना ब्याज लेगा, इसका भी निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण आपका रिजर्व बैंक करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? आपका रिजर्व बैंक करता है। फिर उसके बाद है जारी करना, ब्याज निर्धारण करना। बैंकों की कुछ राशि को नगद संचय, बैंकों की कुछ राशि को नगद संचय यानी नगद के रूप में बैंकों को रखना, ये भी इसका निर्धारण कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। बैंकों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखना, यानी कोई बैंक सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका भी कौन करता है? आपका इसका सुनिश्चितता करने का भी बैंक, किसान, गरीब लोग साख के नज़र रखता है। और उसके बाद सुनिश्चित करना कि बैंक, किसान, गरीब लोगों को साख की सुविधा उपलब्ध कराए, यानी उधार उपलब्ध कराए गरीब लोगों को भी, किसानों को भी। ये भी कौन करता है? आपका रिजर्व बैंक इस पर नज़र रखता है। इसके बाद है औपचारिक और अनौपचारिक। ऋण के दो स्रोत हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। नंबर 1, बैंक, सहकारी समितियां, ये औपचारिक स्रोत है।
अनौपचारिक स्रोतों में आपका साहूकार, जमींदार, मित्र, व्यापारी, रिश्तेदार आदि से जिससे हमने कर्ज ले लिया। नंबर 2, पूर्व निश्चित और कम ब्याज दर होती है। यहाँ पर जो औपचारिक स्रोत में पूर्व लिखित होती है कि आपको 5%, 2%, जितना परसेंट आपको देना है, ये निश्चित पहले से निर्धारित होती है। और यहाँ पे ब्याज की दरें अनिश्चित होती हैं और ब्याज अधिक होता है। नंबर 3, निम्न ब्याज दर से उधार लेने वालों की आय में वृद्धि होती है। अगर हम कम ब्याज पर किसी से पैसा लेते हैं, उसे व्यापार में लगाते हैं, उससे हमें लाभ होता है तो उससे लाभ होगा। लेकिन अधिक ब्याज दर से ऋण की राशि में अधिक वृद्धि और ऋणी का ऋण जाल में फंसना तय माना जाता है। तो इस तरीके से औपचारिक ऋण स्रोत और अनौपचारिक ऋण स्रोत को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्रतिशत दिखाया गया। जैसे अनौपचारिक ऋण वाले का ऐसे दिखाएंगे इसमें, और औपचारिक ऋण स्रोत वालों को ब्लैंक बॉक्स में दिखाया जा रहा है। जैसे अमीर परिवार, ये सिर्फ 10% क्या करते हैं, अनौपचारिक ऋण लेते हैं, बाकी 90% आपका औपचारिक ऋण लेते हैं, यानी बैंक वगैरह से। अमीर परिवार, गरीब परिवार 85% क्या लेते हैं, आपका अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जहां ब्याज की दरें अधिक होती हैं, और सिर्फ 15% मात्र औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। कम संपत्ति वाले परिवार 53% जो हैं वो आपके अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, और 47% औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं जिनके पास कम। समृद्ध परिवार 28% अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं और 72% औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं। यह ऋण की व्यवस्था यानी लोन की व्यवस्था आप अच्छे से समझ गए होंगे। सामर्थक ऋणधार गिरवी, सामर्थक ऋणधार गिरवी यानी हमने कोई चीज़ गिरवी रख के उधार लेना। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से उन संपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वे अपने ऋण की राशि वसूल कर सके। उदाहरण किसी योग्य भूमि, मकान, दुकान, जेवर आदि। ऋण की शर्तें ब्याज दर, सामर्थ्य, उधार ऋणधार, आवश्यक दस्तावेज, भुगतान प्रक्रिया, EMI आदि को सामूहिक रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। ऋण की शर्तें पूरा न करने पर गरीब व्यक्ति, परिवार, किसान आदि को इधर उधर से ऋण लेना पड़ता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैंक के लिए ऋण लेने के लिए आपको बहुत सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी पड़ती हैं और गारंटर भी आपको चाहिए। इसके बाद है ऋण के प्रकार। आवास ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण आदि, यानी आवास का लोन, शिक्षा का लोन, शिक्षा के लिए लोन, और कार खरीदने के लिए लोन जो लेते हैं आदि। ऋण की आवश्यकता, बीज खाद खरीदने के लिए आदि के लिए किसान ऋण लेते हैं, और मकान, शिक्षा, व्यापार के लिए आदि ऋण लिए जाते हैं, यानी ये उधार लिए जाते हैं। साख जाल, जब कोई व्यक्ति उधार लेता है और समय पर भुगतान नहीं कर पाता, उसकी उधार राशि ब्याज के साथ बढ़ती चली जाती है और पहले ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लेता है, तो इसे साख का जाल यानी ऋणों का जाल या आप लोन का जाल भी कह सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विशेषकर महिलाओं के छोटे सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 15 से 20 तक होती है, अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करते हैं, यानी एक जगह इकट्ठा करते हैं अपनी बचतों को, ये स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। लाभ, सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए समूह से कर्ज ले सकते हैं। नंबर 2, 1 या 2 वर्ष तक बचत करने के पश्चात बैंक से ऋण ले सकता है, जिसका प्रयोग स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए हो सकता है, और समर्थक ऋणधार की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा के 2 आधुनिक रूप, आप इसमें आधुनिक रूप में जैसे प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह या ATM कार्ड और आपका पेटीएम वगैरह, ये इसको लिख सकते हैं। बैंकों का के कार्य बताओ, बैंकों का कार्य क्या क्या है। बैंकों का
पैसा जमा करना, निकालना, लोन देना, लोन जमा करना, ये बैंकों के कार्य हैं। और साख को जाल को परिभाषित कीजिए, यानी जो लोन के जाल में यानी ऋण के जाल में फंसता चला जाता है, तो इस तरीके से यानी कोई अपना कर्ज नहीं दे पाता और उस कर्ज को उतारने के लिए और कर्ज लेता है, इस तरीके से साख का जाल बन जाता है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या होता है कि अपनी बचतों को इकट्ठा करके और आपस में अपने उद्योगों या अपने आपस में लोन देना बिना गारंटर के। ऋण धारण क्या है, उदाहरण सहित बताइए। ऋणधार यानी कि गारंटर या कोई चीज़ आप जिससे रखकर आपको ऋण आसानी से मिल सके। और वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताएं कि किसी को वस्तु को ज़रूरत नहीं है वो फिर उसको क्यों लेगा, तो इसलिए इसकी कुछ सीमाएं हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। भारत में अधिकांश जनता अभी भी उधार लेने के लिए औपचारिक स्रोतों पर निर्भर करती है। मुद्रा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की समस्या को कैसे दूर करते हैं, उदाहरण से समझें। रिजर्व बैंक का क्या अर्थ है और इसी तरीके से रिजर्व बैंक क्या है, क्या कार्य करता है। बैंकों का बैंक है, बैंकों को नियंत्रण करने की एक संस्था भी है रिजर्व बैंक। इस तरीके से साख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताएं, ठीक है। और यानी उधार के औपचारिक स्रोत बैंक और सहकारी संस्थाएं, ये औपचारिक स्रोत हैं, और अनौपचारिक स्रोत में आपका दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, जमींदार आदि वगैरह। अब इसी किताब के यानी अर्थशास्त्र वाली किताब के हम चैप्टर 4 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका अर्थ इसमें, उसके बारे में अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इसका अगला चैप्टर है वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको इस तरीके से समझेंगे अब हम। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इस तरीके से आप वैश्वीकरण को भी समझ गए, यानी विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत हद तक भूमिका निभाई है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। इसमें है उदारीकरण सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधक और प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। यानी सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारिक अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। जैसे विदेशी कोई कंपनी अगर भारत में आ रही है तो उस पर टैक्स ना लगाना और उसको सहायता उपलब्ध कराना, ये क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के अवरोधक क्या हैं? विदेशी व्यापार को देश में कम करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे आयात कर, आयात कोटा, लाइसेंस, वह व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। भारत सरकार द्वारा उदारीकरण और व्यापार अवरोधक का प्रयोग। सन 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी विदेशी व्यापार और निवेश भारत में नहीं कर सकते। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक समझा गया था उस समय। 1950 से 60 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई, जिन्हें नवोद्योगिक उद्योग और आयात से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी बाहर से कोई वस्तु नहीं मंगाई जा सकती थी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब अनिवार्य वस्तु जैसे मशीन, उर्वरक, पेट्रोल आदि के आयात की अनुमति थी। कोई मशीन मंगा सकते हैं, उर्वरक मंगा सकते हैं और पेट्रोलियम, इसकी अनुमति थी। सन 1991 की शुरुआत में नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों का विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। इन उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता में सुधार होगा, इसलिए सरकार को उदारीकरण की नीति अपनाई और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटा दिया गया। इससे वस्तुओं के आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था, जिससे विदेशी कंपनियां आसानी से भारत में कारखाने, कार्यालय स्थापित कर सकती थी और व्यापार कर सकती थी।
इससे भारत को बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना एवं मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में लगभग 164 देशों में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यानी ये संगठन क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहता है, उदार बनाता है। एक दूसरे के देश में आसानी से जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया। यदि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, पर वास्तव में विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने को विवश कर दिया है। यानी अपने यहाँ से आप एक्साइज वगैरह ड्यूटी हटाओ, जिससे विदेशी कंपनियाँ आपके यहाँ आ सकें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में व्यापार करने के तरीके। नंबर 1, स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन। इससे स्थानीय कंपनी को नवीनतम तकनीक और विदेशी निवेश की प्राप्ति होती है। इसके बेनिफिट हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। दूसरा, स्थानीय कंपनी को खरीदकर उत्पादन का विस्तार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान आदि। जैसे आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह देखे होंगे, इनका यही काम चल रहा है। उन उत्पादों को अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। बहुत सी कंपनियां छोटे उत्पादकों के सामान को अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और वैश्वीकरण को संभव बनाया गया। दूसरा, परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई, जिससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति कम लागत पर संभव हुआ। नंबर 2, सूचना प्रौद्योगिकी में विकास। विश्व भर में एक दूसरे की संपर्क सूचना को तीव्र आदान प्रदान को संभव बनाया। आवागमन, विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन बेहतर रोजगार और शिक्षा तलाश में एक दूसरे देशों में जाते हैं, और जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम है। वैश्वीकरण के लाभ। वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो क्या हैं? उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता, यानी कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल रही है। उच्च जीवन स्तर का लाभ। जीवन का जो स्तर है वो बढ़ गया है, ऊपर हाई हो गया है। सेल फोन, मोटर गाड़ी, जंक फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, शहरी क्षेत्र में उद्योग रोजगार के अवसर, जैसे आपका मैकडोनाल्ड हुआ, ठीक है। सेल फोन में आपका आईफोन, वन प्लस आदि जैसे फ़ोन आपको मिले। जंक फूड आपको मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक से एक टेक्नोलॉजी वाले इसमें आपको चीज़ें मिल सकती हैं आसानी से, और इसमें रोज़गार भी मिले लोगों को। भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरना, जैसे टाटा मोटर्स और इन्फोसिस वगैरह, भारतीय कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पर बनी। इसी में आपको देखा होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, TCS। विदेशी शीर्ष भारतीय कंपनी द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी में निवेश करना। जो शीर्ष भारत की कंपनियां उन्होंने नवीन प्रौद्योगिकी में यानी न्यू टेक्नोलॉजी में निवेश किया। वैश्वीकरण के सभी के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं है। ये भी सही है कि वैश्वीकरण सभी के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं है। छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाते, इसलिए वह इससे अपने रोजगार में नुकसान उठाते हैं। सुदूर क्षेत्रों में व्यापार संभव नहीं है, इसके कारण वह क्षेत्र सुविधाओं और वस्तुओं का लाभ नहीं उठा पाते। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये लाभ नहीं उठा पाते। श्रमिकों का शोषण केवल आवश्यकता होने पर ही काम और कम मजदूरी पर रखा जाता है, तो यहाँ श्रमिकों का शोषण भी संभव है। न्याय संगत वैश्वीकरण, सरकार द्वारा नीतियां बनाना, श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन, छोटे उद्योगों को सुधार के लिए कुछ समय तक व्यापार अवरोधकों का प्रयोग, इस प्रकार न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए लाभदायक हो सकता है।
बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, उपभोक्ता का राष्ट्रीय कंपनियों में 5 लाभ बताओ। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, न्यायसंगत वैश्वीकरण का क्या उपाय। व्यापार अवरोधों से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें कैसे अपनाया गया। वैश्विक श्रमिकों के हित में कैसे प्रभाव हुए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों के व्यापार कैसे करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य और क्या है और कैसे प्राप्त करती हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। संक्षिप्त टिप्पणी को उदारीकरण, वैश्विक व्यापार संगठन, विदेशी निवेश और विदेश व्यापार संगठन। इस तरीके से हमारा अर्थशास्त्र वाली किताब का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।